हेडिंग लिखो मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर 3 केमिस्ट्री का। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हम ग्रेड 9 में कर चुके हैं मेटल नॉन मेटल की। क्या होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, मैं पूछ रहा हूँ। कौन से चैप्टर में पढ़े थे लास्ट ईयर? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्योर चीज़ें 3 तरह की होती हैं। या चलो पहले प्योर चीज़ें 2 तरह की होती हैं, क्या क्या? मैं चांटा मार दूंगा तेरे। प्योर चीज़ इम्प्योर होगी, हाँ। प्योर चीज़ें 2 तरह की होती हैं, या तो वो एलिमेंट होगा या फिर वो कंपाउंड होगा। आगे एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, क्या क्या? एग्जैक्टली, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड तीसरा क्या था? मेटलॉइड्स। तो इसका इंट्रोडक्शन हमने ग्रेड 9 में कर लिया था, बट ग्रेड 9 में हमने मेजरली उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ग्रेड 10 में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का पहला हेडिंग है बेटा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। पहले पूरा का पूरा मेटल ख़त्म करेंगे, फिर नॉन मेटल शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, नहीं बेटा, मेटल्स। तुम ऑलरेडी इन टर्म्स से ग्रेड 9 में थोड़े फेमिलियर हुए थे, उसी की डिस्कशन करनी है आज ज़्यादातर। पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मेलिएबल। वर्ड सीखा था 9th क्लास में, मेलिएबल। मेलिएबिलिटी क्या होती है? कैन बी, गलत, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, थिन शीट्स। जब हम शीट बनाते हैं मेटल की, जैसे चांदी का वर्क चढ़ाते हैं बर्फ़ी के ऊपर, तो इतना सा इस पीस होता है, इतना सा, उसको इतनी बार हथौड़े मारते हैं कि वो पूरी एक शीट बन जाती है, ठीक है। हाँ बेटा, रियल। अभी एक वो वायरल हो रहा है पान वाला, वो सोने का वर्क लगाता है पान के ऊपर तो वो भी असली होता है। तो लिखो मेटल्स आर, हाँ बेटा, बेटा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। मेटल्स आर हाईली मेलिएबल। ठीक है, मेलिएबल का मतलब क्या हुआ? दैट इज metals can be hammered into, metals can be hammered into thin sheets। आप हथौड़े मार मार के उनको बहुत पतला कर सकते हो, ठीक है, बहुत पतली शीट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल gold and silver are two highly malleable metals known, ठीक है। और कोई आपकी नॉलेज में गोल्ड का फॉइल कहाँ पे यूज़ हुआ था? रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। क्यों? क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल नोन था उस टाइम पे। तो 1000 एटम थिक, 1000 एटम्स थिक तक उसने वो अचीव कर लिया था उसको फॉइल बना के, ठीक है। चलो
आगे देखो, लिख लिया है सबने? हाँ भाई जतन, प्रांशु लिख रहे बेटे साइड बाय साइड? थिकनेस से निकाल लिया ना तुम्हारे टॉपिक में। एवोगैड्रो नंबर कट गया। एवोगैड्रोस नंबर बताता है कि एक मोल में, मोल ऑफ एटम मतलब सब्सटेंस ऑफ, एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस में कितने एटम्स हमेशा होंगे ही होंगे। एवोगैड्रो नंबर होता है वो। हाँ क्या? नहीं नहीं, लॉग नहीं है उसका। एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता था। 23 या 22, आई थिंक 23 होता था। लिख लियो? नहीं, चलें आगे। अगला है बेटा, मेटल्स आर हाईली डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता था? मेटल्स आर डक्टाइल, that is they can be drawn into thin wires. They can be drawn into thin wires. मतलब आप उसको खींचते जाओ मेटल्स को गर्म करके, आपको पतली तार मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? मैं एक फैक्ट पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता सच है झूठ है। 4 मिलीग्राम की वायर 1 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, गोल्ड की। 4 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम कितना हुआ? अच्छा थैंक यू। 1 ग्राम नहीं था, मैंने तो मिलीग्राम में पढ़ा था। चलो होगा, ये फैक्ट होगा फिर। तो इसकी मदद से क्या बनाई जाती है बेटे? घरों के लिए बिजली वाली तारें बनाई जाती हैं। किसकी बनती हैं वो? कॉपर की बनती हैं या फिर एल्यूमिनियम की बनती हैं। तुम थे नहीं मेरे ख्याल यहाँ पे जिस दिन रिपेयर लग रही थी इसकी, तुम थे? वायर रिपेयर हो रही थी जब, तो जो मिस्त्री आया था उसने कहा कि कॉपर और एल्यूमिनियम का जो जंक्शन होता है, जैसे एक तार आपने कॉपर की डाल रखी है, एक एल्यूमिनियम की डाल रखी है, उसका जो जंक्शन होता है वहाँ पे स्पार्किंग होती है यूजुअली। तो मतलब दोनों ही वायर्स यूज़ होती हैं। कॉपर थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है घर के पर्पस से, एल्यूमिनियम थोड़ी चीप होती है। ठीक है? लेकिन दोनों की आज की डेट में घर में डलने वाली इलेक्ट्रिकल वायर्स बनती हैं। ठीक है? तो लिखो, कॉपर एंड एल्यूमिनियम wires are used for electrical purposes ठीक है? अदरवाइज सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड। ठीक है? स्टार करके लिख लो, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल नो। लिख लिया बेटा? चलें आगे। थर्ड पॉइंट लिखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तभी जितने भी बर्तन बनते हैं सारे लोहा मतलब मेटल के बनते हैं। स्टील का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, कास्ट आयरन का, एल्यूमिनियम का हो सकता है,
बेस आजकल कॉपर का बनने लग गया उसका। तुमने अगर देखा हो कोई बर्तन ऐसा, हमारे घर पे एक आया नया कि वैसे तो पूरा का पूरा यूटेंसिल एल्यूमिनियम का है, लेकिन नीचे वाली जो प्लेट है जो गैस के ऊपर रखनी है वो सिर्फ कॉपर की है। क्यों? बिकॉज इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे तो बेस्ट और भी है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, बट हम जो अफोर्ड कर सकते हैं घरों में वो कौन सा है? कॉपर। चलो लिखो, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये बेटा फैक्ट्स याद रखना है आपने, इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू बन जाता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट ठीक है। उसके बाद नंबर पड़ता है बेटा कॉपर और एल्यूमिनियम का। कॉपर एंड एल्यूमिनियम are used to make boilers, are used to make boilers or you can say coil tubes। ये जो एसी की पाइप डली हुई है किसकी बनती है? कॉपर की। जो फ्रिज के पीछे वायर है जो कर्ल हो रही है वो भी कॉपर की होती है, बिकॉज अच्छा कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। बॉयलर्स, कॉइल ट्यूब्स, यूटेंसिल्स, ठीक है। क्या बॉम्ब बनाने में? कौन से वाला? लड़ने वाला? और कौन सा बॉम्ब होता है भाई? दिवाली वाला? वैसे इसका सवाल ना सब बढ़िया है। कुछ ऐसे मेटल हैं जो फटने पे या जो बर्न होने पे यूनिक कलर्स देते हैं, तो पटाखे बनाने में ज़रूर मेटल यूज़ होता है। मेटल भी यूज़ होते हैं, कुछ नॉन मेटल भी यूज़ होते हैं। हर एक मेटल जब बर्न होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। सोडियम बर्न होते हुए अलग फ्लेम देगा, पोटाशियम बर्न होने पे अलग फ्लेम देगा, अलग कलर की फ्लेम देगा। हाँ, आई थिंक येलो होता है। चल गूगल कर लेंगे एक बार। डन। अच्छा इतना बताओ जो जो चल रहा है साथ साथ, क्योंकि लिमिटेड टाइम में ख़त्म करवाना है। लिख लिया सबने? आगे लिखो। गुड को सब याद रखते हैं, बैड को कोई नहीं याद रखता। ये तुमने याद रखना है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट among metals are number 1 lead, number 2 mercury। मैं सरप्राइज्ड नहीं हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तू मेरे से आंसर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी। मरकरी गुड कंडक्टर में नहीं आता, मरकरी बैड कंडक्टर में आता है। गुड कंडक्टर होता तो फटाफट हीट लेके एक्सपैंड होता, फटाफट कूल डाउन हो जाता। पर हम क्या चाह रहे हैं, 1 मिनट तक थर्मामीटर क्यों मुंह में रखना पड़ता है? ताकि वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो या धीरे धीरे कूल डाउन हो। तो रीडिंग नहीं ले पाएगा, एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले पाएगा उसकी, ठीक है। जैसे हम एक ऑब्जर्वेशन से चलते हैं, सर्दियों में हम जब किसी बर्तन को या किसी दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाते हैं तो हमें वो ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है और हमारी बॉडी से फटाफट हीट अपने अंदर खींच लेता है। अगर हमारी बॉडी से हीट चली गई तो हमें वो पार्ट क्या लगा? ठंडा लगा, कूल लगा, ठीक है। वहीं अगर मैं किसी लकड़ी को हाथ लगाता हूँ सर्दियों में तो क्या वो मेरे को उतनी ही ठंडी लगती है? नहीं लगती, बिकॉज लकड़ी क्या हुई? इंसुलेटर हुई। वुड इज़ एन इंसुलेटर। वो मेरी बॉडी से हीट कंडक्ट नहीं कर रही है तो मुझे वो गर्म लग रही है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे थर्मामीटर के केस में फटाफट से वो हीट कंडक्ट कर ले और एक्सपैंड हो जाए, ठीक है। एक दो कारण है, मतलब मल्टीपल रीजंस हैं क्यों मरकरी यूज़ करते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि लिक्विड मेटल है, तो मेटल कंडक्टर्स होते हैं प्लस लिक्विड है, तो आप उसको ग्लास ट्यूब में फिल कर सकते हो।
दूसरा रीज़न होता है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो मतलब इतना अप्रोप्रिएट है कि धीरे धीरे एक्सपैंड होता है, धीरे धीरे कूल डाउन होता है, ठीक है। एकदम से एक्सपैंड नहीं हुआ, एकदम से कूल डाउन नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ मतलब। और क्योंकि मुझे एक बहुत माइल्ड रेंज जज करनी है, कितनी रेंज जज करनी है हमने बॉडी के टेम्परेचर की, फ़ारेनहाइट में 90 कितना होता है, 98.6 होता है ना, और हम कितने बुखार को ज़्यादा मान लेते हैं, 102 बुखार को, तो कितनी कम रेंज है उसके जजमेंट की, इसलिए मरकरी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलें आगे, लिखो बेटा। ग्रेफाइट नॉन मेटल है राजे, और वो गुड कंडक्टर है। मेटल्स आर, फोर्थ पॉइंट, मेटल्स आर good conductors of electricity, good conductors of electricity, ठीक है। मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देते हैं, जो नहीं करवाते उनको इंसुलेटर कह देते हैं। तो अगेन बेस्ट कंडक्टर जो हमें नोन है वो कौन से बेटे, कॉपर है, उसके बाद एल्यूमिनियम, हाँ बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है बेटे, कॉपर नहीं है, ठीक है। लिखो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। जितना भी रॉकेट का इक्विपमेंट बन रहा है, सैटेलाइट का इक्विपमेंट बन रहा है, सबके अंदर सिल्वर यूज़ होता है, कॉपर नहीं यूज़ करते हो, चांदी यूज़ करते हैं। कभी इसरो के बेस में तुमने शायद कभी वीडियो देखी हो, उसमें चांदी का इक्विपमेंट होता है सर्किट बोर्ड्स में उनके। क्या मतलब हुआ इस बात का, यही बोल रहा हूँ मैं भी। तो वहाँ पे भाई जो लोग लेंस ही 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख का लगा रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा कि उनकी चांदी की तारें चोरी होने वाली है नहीं होने वाली, लेंस की चिंता नहीं होगी उनको, लेंस ना चोरी हो जाए, और बहुत महंगी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उधर, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिल्वर। और यूजुअली सैटेलाइट के इक्विपमेंट में सिल्वर यूज़ होता है, या जहाँ पे मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, मुझे पैसे की चिंता नहीं है बट फॉरएवर काम चाहिए, वहाँ पे सिल्वर यूज़ होता है। जहाँ पे थोड़ी कंजूसी करनी है वहाँ पे कौन सी तार डलेगी, कॉपर। और जहाँ पे और ज़्यादा कंजूसी करनी है वहाँ पे एल्यूमिनियम। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स, कॉपर के फॉइल नहीं हो सकते राजे, क्योंकि ना कभी कभी कॉपर का जो मेटल है वो रिएक्ट कर जाता है खाने के साथ, कभी कभी, आई एम नॉट सेइंग हर बार करेगा, बट वो पॉइजनस फूड बना देगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी हमें उसको खा के, तो कॉपर का नहीं करते। कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। कौन आया बेटा, आप साइंस के पेपर दे दे इनको ना। अच्छा अच्छा, याद था तुझे। डोमेस्टिक पर्पसेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले पर्पस के लिए। क्या कमेंट करूँ मैं इस बात पे, ठीक है। विश्वजीत लेट आया बेटे आज, क्या बात। 2 मिनट शांत रहना कुछ। हाँ विश्वजीत। सर आज वहाँ पे टेस्ट था। अच्छा अच्छा, चलो लिखो, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। आगे लिखो, पुअर कंडक्टर में कौन आ जाते हैं इसके,
पुअर कंडक्टर में कौन आता है पता है किसी को? लेड नहीं आता, लेड हीट का पुअर कंडक्टर है। मैं ना आई थिंक लेड है, नहीं वो टिन है इसका। बेटा शांति। ठीक है, इसका भी लेड ही आ रहा है बेटा, लेड लिख लो इसका भी, इसका भी लेड लिखो। चलो, लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी की बुक है इसी बस मेरे पास ही है। हो गया बेटा, लिख लिया? चलो अगला पॉइंट लिखो। metals are usually hard substances. Fifth point, metals are usually hard substances except for, हाँ जी, कौन कौन? गैलियम कहाँ से आ गया बेटा? हार्डनेस यहाँ पे हम जज कर रहे हैं कि हम उसको चक्कू से काट सकते हैं कि नहीं, तो कौन से दो मेटल हैं जो हम चक्कू से काट सकते हैं? सल्फर नॉन मेटल होता है, बार बार कह रहा हूँ मैं। फॉस्फोरस भी नॉन मेटल होता है। सोडियम एंड पोटाशियम, उसको हम निकालेंगे वो कैरोसिन ऑयल में से, बोर्ड पे रखेंगे और चाकू से कट कर सकते हैं, बड़ी इजीली कट हो जाता है। मरकरी तो लिक्विड ही होता है ना रूम टेम्परेचर पे, मैं रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं उसको ईजिली कट कर सकता हूँ कि नहीं, हार्ड है कि नहीं। चल लिख ले मरकरी मेरी तरफ से तो, बट वो लिक्विड में आ गया ना फिर। मेटल्स आर यूजली हार्ड सब्सटेंसेस एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटाशियम। एक तो इतने हैवी वर्ड मत बोला अगर जिनका कोई मतलब नहीं हो रहा है इनके साथ। पोटाशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। क्या कर सकते हैं इन्हें? डिसोसिएट करने का मतलब क्या होता है पहले चल तू यही बता, तूने इतनी भारी चीज़ पूछी है मेरे से। तो तोड़ने का मतलब डिसोसिएट करना होता है। आयन तो टूटेंगी, कब टूटेंगे? जब वो कंबाइंड स्टेट में होंगे। कंबाइंड स्टेट में है सोडियम, प्योर सोडियम क्या हुआ? एलिमेंट हुआ, कंपाउंड थोड़ी हुआ। तो डिसोसिएट वर्ड कहाँ से आ गया यहाँ पे? हेलो, तो these metals can be cut with a knife. इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप कैरोसिन ऑयल से निकालो, बोर्ड पे रखो और चाकू से काट दो, ऐसा लगेगा आपको किसी ने
चिकन कटते हुए देखे नहीं? अच्छा, जैसे चिकन के बीच में से चक्कू चला जाता है ना, वैसे फाइबर्स अलग हो गए, मतलब फाइबर अलग होते हुए दिखते हैं, काइंड ऑफ वैसे ही मतलब। चलो देखो आगे देखो यार, चलो चिकन तो बहुत ज़्यादा चला गया, मैं रबड़ कटते हुए देखिए, रबड़ से काट रहे हो, जैसे तुम रबड़ को, पनीर तो बहुत सॉफ्ट हो गया, बट रबड़ जितना कि तुम काट रहे हो रबड़ को, टायर वाली जो रबड़ होती है वो कट जाती है वैसे चक्कू से। आगे देखो चलो, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, ये चलो वही बात होगी, एक्सेप्ट फॉर सोडियम एंड पोटेशियम। हाँ, फर्स्ट पेज राजे फिजिकल का ही है सारा। आगे लिखो चलो, इसी के साथ लिख लो सिक्स्थ, मेटल्स आर जनरली, metals are generally solid at room temperature। ठीक है आर्यन, इसलिए अलग पॉइंट लिखवा रहा था बेटे मैं, तूने कहा ना मरकरी भी लिख देते हैं उसमें, वो अलग पॉइंट आएगा। metals are usually solid at room temperature but mercury is the only metal which is liquid at room temperature, which is liquid at room temperature। बता रहा हूँ बेटे, अभी अगला पॉइंट वही है। गैलियम भी एक तरह का मेटल होता है, वो हम लिखेंगे एग्जांपल्स में कि मेटल्स आर यूजुअली हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम इतने लो मेल्टिंग पॉइंट पे हैं, गैलियम का होता है 29 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है 38 पॉइंट समथिंग, 38.7 आई गेस डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है। तो अगर मैं गैलियम को अपने हाथ पे रखूँगा, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए था 29, वो उसको हमने सरपास कर दिया, हमारी बॉडी से हीट ली उसने, तो क्या किया, हमारी हैंड, हमारी हथेली के ऊपर, उसने पाम के ऊपर मेल्ट होना शुरू कर दिया। तो एक सवाल आ जाता है, विच मेटल कैन बी मेल्टेड बाय कीपिंग ऑन अ पाम, तो आंसर क्या होगा, गैलियम या सीजियम, दोनों हो सकता है। ठीक है, लिखो रजिस्टर। बर्निंग पॉइंट तो ये है कि वो कब बर्न, मतलब कब उसमें आग लग जाएगी, और इग्निशन टेम्परेचर रीच होगा, वो डिफरेंट चीज़ है। वो सभी चीज़ों का हो सकता है, पेपर का भी हो सकता है। हाँ, वो डिफरेंट चीज़ है बेटा, ऐसे तो सोडियम को तुम बाहर रख दो थोड़ी देर के लिए, वो आग पकड़ लेता है। लिखो बेटा चलो, अगला लिखो, कौन सा पॉइंट था, सेवेंथ, metals usually have high melting and boiling points। except for सारे लिखवा रहा हूँ, ठीक है मैं, सोडियम का कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है, पोटाशियम, गैलियम एंड सीजियम। देखो 98 एंड 64, 98 डिग्री सेल्सियस, 64 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो इनके बारे में क्या बात प्रसिद्ध है गैलियम और सीजियम के बारे में? दे स्टार्ट मेल्टिंग, इसके लिए लिखवा रहा हूँ स्पेशली, दे स्टार्ट मेल्टिंग if you keep them on your palm by absorbing heat from your body, by absorbing heat from your सर इनमें मरकरी नहीं आएगा? बॉडी। हाँ, मरकरी तो बेटा ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे भी होता है, लिख लो मरकरी भी लिख लो बेटा इसमें। मरकरी का तो वैसे ही कम होता है कि रूम टेम्परेचर पे भी वो इतने रूम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड में होता है, राइट। चलो चलें लास्ट, सेकंड लास्ट, ये भी तुमने 9th में पढ़ा हुआ है। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? हाँ, ये मैं सुनना चाह रहा था, वर्ड रिंगिंग साउंड। अभी बच्चों का 9th का रिसेंटली टेस्ट हुआ है इस पर, तो वर्ड रिंगिंग नहीं लिखते हैं, और लिखते हैं प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन हैमर्ड। भाई तुम हथौड़ा किसी चीज़ पे मार लो, आवाज़ तो आएगी, रिंगिंग साउंड, टन की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो वो टन की आवाज़ कब आएगी? जब आप मेटल को हिट करोगे। लिखो अगला पॉइंट, 8 पॉइंट, मेटल्स प्रोड्यूस, या मेटल्स आर सोनोरस लिख लो, मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस a ringing sound they produce a ringing sound when struck with a hammer, when struck with a hammer, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या बेटा? मेटल्स यूजुअली किस रंग के होते हैं? मेटल्स आर यूजुअली सिल्वरी ग्रे इन कलर, ठीक है। लिख लो मेटल्स आर यूजुअली सिल्वरी ग्रे इन कलर, एक्सेप्ट, हाँ जी, क्या क्या एक्सेप्शन है? गोल्ड, गोल्ड का कलर क्या होता है? एक लास्ट ईयर बच्चा आता है, लास्ट ईयर की बात में, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात में, गोल्ड का कलर क्या होता है? कहता गोल्डन येलो। बात तो गलत नहीं थी उसकी भी, बट गोल्ड का कलर क्या होता है? सिर्फ येलो लिखना है आपने, विबग्योर का कलर बताना है। और कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, हमने ना एक सवाल दिया था अभी रिसेंटली प्रज्ञा के टेस्ट में, सवाल सुनना ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज, वो खाने वाली होती है बेटे, वो खाने वाली होती है, वो मूली के लिए होता है, RADD, RAD शायद, हाँ जी। रस्टेड आयरन तो कंपाउंड है ना राजे, Fe2O3 है, मैं तो Fe की बात कर रहा हूँ। प्योर आयरन किस कलर की होगी? सिल्वरी ग्रे कलर की। लोहा जब नया नया बनता है तो वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, आफ्टर सम टाइम वो डल हो जाता है। ग्रे। पोटाशियम भी ग्रे, अलग अलग तरह की शेड्स के ग्रे हो सकते हैं, बट ग्रे ही होंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम इज़ ग्रे, जिंक इज़ ग्रे, और क्या याद आ रहा है तुमको? लिथियम, क्लोरीन कैसे भाई साहब? नॉन मेटल होता है क्लोरीन। पता है किसी को क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है? क्लोरीन एज अ सिंगल सब्सटेंस नहीं एग्जिस्ट करता, कंबाइंड फॉर्म में गैस बनाता है।
विश्वजीत बता देगा। विश्वजीत क्या कलर होता है क्लोरीन गैस का? क्लोरीन गैस का कलर होता है कुछ। और ब्राउनिश। क्या बेटा? ब्राउनिश। सब लिखवाना पड़ेगा तुमको यार। क्लोरीन गैस का कलर होता है ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश टोन में येलो, जैसे इसने कपड़ा पहन रखा है अभी। ठीक है। ब्रोमीन गैस का कलर अपना होता है, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं। गोल्ड येलो कलर का होगा, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर की होगी। ठीक है। तुमने मेरा सवाल काट दिया। मैं तुमको बता रहा था, हमने रिसेंटली एक सवाल पूछा स्कूल के प्रज्ञा के टेस्ट में कि जब कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन की नेल डिप करते हैं तो क्या आयरन की नेल रेड कलर की हो जाती है? जब कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डिप करी तो क्या आयरन की नेल रेड कलर की होगी? आप बताओ, मेरा सवाल तुमने सुन लिया, हाँ या ना? यस, नो, हो जाएगी, नहीं, क्यों? रेड क्यों नहीं होती? कौन सी लेयर चढ़ती है उस पर? कॉपर की चढ़ती है, बट रेड क्यों नहीं होती? कॉपर रेड होता है? चांटा मारूंगा मैं, लिखवाया गया है अभी यहाँ पे। तो क्या टोन होनी चाहिए उसकी, क्या कलर होना चाहिए? रेडिश ब्राउन कलर होना चाहिए। की वर्ड ही ये है। रेड कलर नहीं होगा उसका, रेडिश ब्राउन कलर होगा। रेड तो ब्लड रेड भी हो सकता है, तुझे क्या पता कौन सा शेड ऑफ रेड है? हाँ, अगर रेडिश ब्राउन शेड में है तो डेफिनेटली कॉपर है वो। ठीक है। तो कलर, आपने कलरिंग जब बताते हो अपने पेपर में तो कोशिश किया करो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो आप। कॉपर सल्फेट इज डैश इन कलर, पर्शियन ब्लू। फेरस सल्फेट इज एमरल्ड ग्रीन। ठीक है। तो ये कीवर्ड यूज़ किया करो अपने साथ। जिंक सल्फेट क्या होता है बेटा? जिंक सल्फेट किस कलर का होता है? तुम्हारा सवाल होना चाहिए पहले तो कि सर एक्वस फॉर्म में पूछ रहे हो या सॉलिड फॉर्म में पूछ रहे हो, पाउडर्ड फॉर्म में पूछ रहे हो? अगर एक्वस फॉर्म में तो क्या होगा? कलरलेस। और अगर सॉलिड पाउडर फॉर्म में है तो क्या होगा? वाइट कलर का होगा। कुछ नहीं याद है तुमको, पता नहीं कैसे करोगे, पेपर भी 2 बार हो रहे हैं इस साल। चलो इतना लिख लिया बाजू बेटा। है जी। नॉन मेटल, मैं सोच रहा हूँ पहले सारा मेटल ख़त्म कर लेते हैं फिर नॉन मेटल शुरू करेंगे, है ना? केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं पहले। लिखो, चलो लिखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जल्दी हो जाता है क्योंकि तुम्हें बहुत तरह के रिएक्शंस ऑलरेडी पता हैं। लिखो, हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। लिखो बेटा, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन स्लैश एयर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन स्लैश एयर। तो मेटल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रजे। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? वेरी गुड। मेटल ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड, जो मर्जी लिख लो। और इसका नेचर क्या होता है? लेट्स सी, नेचर बताओ क्या होता है इसका। हेलो, हाँ जी। ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं नेचर में? दे आर बेसिक इन नेचर, पढ़ा था हमने।
इस साल हम मतलब इस साल कह रहा हूँ, इस चैप्टर में हम दो एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं उनको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिखो फटाफट चलो। मेटल ऑक्साइड्स आर, ये एडिशनल पॉइंट लिख लेना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लिख लिया पहले ही, तो बड़ा समझदार है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। दैट इज दे कैन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। लिखो रजे पहला रिएक्शन। एसिडिक होती है। पहला रिएक्शन लिखो बेटा, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन। रुक जा आर्यन, मैं भी एक क्वेश्चन एंटरटेन नहीं कर रहा, मेरे को पढ़ाने दे जरा। Na प्लस O2 गिव्स, क्या बनाएगा? Na प्लस O2 गिव्स क्या बनाएगा भाई, जल्दी बताओ। NaO, हाँ भाई, क्या बनेगा? NaO या Na2O? जानवी, कभी कोई पूछे ना आप ट्यूशन कहाँ जाते हो, उनको मना कर देना, धारा एजुकेट्स पे तो नहीं जाती मैं। बेटा आप तो 9th क्लास से पढ़ रहे हो यहाँ पे, आपको याद नहीं हुआ अब तक? उसका 2 इसके पैरों में, उसका 1 उधर, क्या बना? Na2O। बैलेंस करो इसको, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन के, 1 है यहाँ, 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अगर इसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा? सीखा हुआ है हमने ऑलरेडी, रिवीजन हो रही है तुम्हारी एक तरीके से। Na2O को जब मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो क्या बनाएगा वो? NaOH। बैलेंस करो इसको, 2 हैं, 2 इसके, यहाँ पे 2 आ गए, हो गया बैलेंस। ट्वाइस ऑफ NaOH, ठीक है। Na2O का कॉमन नेम, इसका तो कोई नहीं होता मेरे ख्याल से। ये ना किताब में मेंशन नहीं है राजेश, को लिख लो स्पेशली ना, हाईलाइट करके लिख रहा हूँ मैं इसके साथ। इस केस में हीट भी निकलती है, जब आप Na2O को H2O में डिज़ोल्व करते हो हीट भी निकलती है, तो ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, लिख लिया सबने इतना? हाँ लिखने, तब मैं कि झक मारने के लिए लिखवाया फिर ये? बोल भी रहा हूँ कि किताब में मेंशन नहीं है पर लिखना है आपने। और इसके साथ भी लिखो बेटा, यहाँ पे एडिशनली इसके साथ भी लिखो, हीट निकलती है।
यहाँ पे आता ही कुछ नहीं, मेरे को तो शक होता है यार स्कूल वाले गलत पढ़ा रहे हैं, मैं स्ट्रिक्ट चेकिंग ज़्यादा कर देता हूँ। आज तो बोल दी तूने ये बात, आगे से ना बोल दियो किसी टीचर के आगे। हाँ बेटा ये ना डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, देखना ज़रा। ये भी हीट यहाँ लिख लो, इसको हीट का लिखने का पर्पस जो है वो अगली लाइन में बताता हूँ मैं। चलें आगे, लिख लिया सबने इतना। राजेश के साथ भी हीट लिख लो, ये भी एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन। जब Na2O बनता है तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलें आगे, लिखो सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ पोटाशियम। सारों की लिखेंगे हम जो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं हमारे पास। रिएक्शन ऑफ पोटाशियम विद ऑक्सीजन, इसका खुद बनाओ चलो इतने। पोटाशियम किससे डिनोट करते हैं, क्यों करते हैं? फिर इनको आईआईटी की तैयारी करनी है, नाम इनको याद नहीं आ रहा। Na को क्यों सोडियम से करते हैं? वहाँ से मिला था, कहाँ से मिला था? गलत है, लैटिन नेम है वो उसका। इतना नहीं होती वीरे आईआईटी क्लियर। नेट्रियम होता है सोडियम, कैलियम होता है पोटाशियम। फेरस, फेरस क्यों बोलते हैं आयरन को? फेरम की वजह से। क्यूपर, कॉपर क्यों बोलते हैं? क्यूप्रम, क्यूप्रम की वजह से, क्यूप्रस। चलो लिखो इसको फटाफट, करो अपने आप लिख के देखो इसको। जब मैं आईआईटी की कोचिंग में बैठा था ना, तुमको मजाक लग रहा होगा, जानवी स्पेशली सेइंग दिस फॉर यू। मैं जब आईआईटी की कोचिंग में बैठा था, +2 की बात है, +1 में तो पढ़े ही नहीं कभी ज़िंदगी में। +1 में तो बिल्कुल आवारा हो गए थे, सिर्फ मैथ्स पढ़ता था मैं +1 में। ऐसा डिफरेंस था जब रिज़ल्ट आया, मैथ्स में 97, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में और फिज़िकल एजुकेशन में मसा पास, कि बॉर्डर लाइन पे धक्का दे के स्कूल वालों ने पास किए है। ऐसा रिज़ल्ट था, सिर्फ मैथ्स पढ़ता था मैं। फिर +2 में आके अकल आई, भाई ज़िंदगी बर्बाद होगी, 1 साल ख़राब कर दिया। तो फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग आरजी सूद सर आते हैं, एक पेज लेके अपने साथ। पेज मेरे को देते हैं, उस पर बहुत सारे फार्मूला मतलब केमिकल नेम्स लिखे हुए हैं, और कहा कि इनके नाम बताओ। मैं कि नहीं सर आते ही नहीं। कहते क्या करने आओ बेटे, घर चले जाओ, 1 लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे पापा के। तो वही बात तुम पे अप्लाई होती है। जो मुझे 20,000 दिया है तुमने, मतलब 10,000 साइंस का जो दिया है तुमने मुझे, बर्बाद ही हो रहे हो फिर वो, है ना। चलो देखो अब क्या बनेगा। पोटाशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स K2O। क्यों? क्योंकि K पॉजिटिव होता है, O2 नेगेटिव होता है, कंबाइन हो के क्या बना बेटा मेरा, कैपिटल ही है वो। साइन भी ऐसे ही करता हूँ। बैलेंसिंग देख लो इसकी, 2 यहाँ पे, 4 आएगा। अच्छा 4 आएगा, थैंक यू बेटे। 4 आया यहाँ पे, 4 आया यहाँ पे। अच्छा मैं नाम नहीं लिख रहा इनके, बट आई एक्सपेक्ट यू टू राइट द नेम्स बिलो देम। और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होता है, तो इसके साथ भी हीट लिख लेना, क्योंकि ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है तो इसके साथ भी हीट लिख लो। और जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, K2O को जब मैं पानी में डिज़ोल्व कर रहा हूँ H2O में, तो हमको क्या मिलता है, KOH मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है ना। हाँ बेटा, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। इससे मेरे को एक क्वेश्चन याद आया जो मैं डिस्कस करना है तुम्हारे साथ। बैलेंसिंग देख लो बेटा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस साथ में एडिशनली हीट लिखना, ठीक है। सवाल ये हीट लिखने का पर्पस क्यों है, मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको, ध्यान दो बेटा। सारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी बेटा बाद में लिखना, मेरे को सुनो ज़रा एक बार शायद मेरे मॉड्यूल में क्वेश्चन भी होगा ये वाला। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व कर रहा था तो मेरा बीकर गर्म होगा या नहीं होगा? ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व कर रहा हूँ तो क्या बीकर गर्म होगा? बीकर गर्म होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है।
देखा फिर, साइंस से करना सब याद रहता है मेरे। साइंस बस एक 9th का नहीं होगा बेटे, 10th का होगा। 2 मिनट रुकना, कॉल आ रहा है। लिख लिया सबने? चलो बेटा अगला लिखो। अच्छा नहीं, इसके साथ मैंने कहा था एडिशनल बात क्यों लिखवानी ज़रूरी है। लिखो द रिएक्शन ऑफ, ये लिखना स्टार करके, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद सोडियम एंड पोटाशियम इज सो विगरस। विगरस का मतलब होता है वॉयलेंट रिएक्शन, मतलब एकदम से जो हो जाए। इज सो विगरस that the heat evolve may cause a, या may तो होगा नहीं, हमेशा ही होगी, आग तो लग के ही रहेगी, आग नहीं लगेगी धुएं तो निकलेंगे। will cause a fire। घर पे नहीं कर सकते ऐसे? बेटा जो साइंटिस्ट भी करके दिखाते हैं ना, या जो हमारे आशु घई सर ने, तुमने अगर देखा होगा, रिएक्शन करके दिखाते हैं, तो वो एक खुले मैदान में कर रहे होते हैं या लेक के अंदर कर रहे होते हैं। कि रखा और उसने थोड़ी देर बाद आग पकड़ ली, या तुमने पानी में डाला, इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, लिटरली पटाखे फट रहे होते हैं। तुमने वो चटर पटर देखे हैं, दिवाली पे जलाते हैं जिसे, तो जैसे ही तुम उसको तिल्ली लगाते हो वैसे ही पट 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 आवाज़ आ जाती है ना। तुम उसको पानी में थ्रो करो, पानी में थ्रो हुआ और पटाखे की तरह फटेगा बिल्कुल। इतना फास्ट, इतना विगरस रिएक्शन होता है, और ठां की आवाज़ आती है, प्रॉपर एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है। पानी में कैसे देखो भैया? चांटा मारूंगा तेरे में। बारूद नहीं हो जाएगा। ये क्या है? पानी में नहीं दिखवाया रिएक्शन में? हीट पानी में भी इवॉल्व हो रही है, हीट रखे रखे भी इवॉल्व हो रही है। रखे रखे क्योंकि कमरे की एयर के साथ रिएक्ट कर रहे हो। तू क्या पूछ रहा था भाई? तूने भी अजीब से ही सवाल पूछा है कुछ। बारूद बर्बाद हो जाएगा? हाँ, बारूद की कीमत और सोडियम की कीमत एक ही है। जाइयो लेने एक बार बाजार में, गंधक पोटाश तुम लाके बजा रहे होते हो तोपड़े में, तो कितने की रेट, क्या रेट है उसका? है? गंदा पटाख फिर वो मुर्गा छाप की लड़ी 5 रुपए की आती है, अब शायद 10 की होगी 15 की होगी। हमारे टाइम पे तो 5 की 2 मिलती थी वो, क्योंकि 2.5 रुपए नहीं होते थे तो 5 की 2 देते थे। चलो लिखो, दैट्स वाई दे आर केप्ट इन, दैट इज वाई they are kept immersed in kerosene oil so as to stop their reaction with air, so as to stop their reaction with air। रिएक्शन लिख लो, कॉन्टैक्ट लिख लो, जो मर्जी लिख लो, विद एयर। एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देना, इसलिए उसको कैरोसिन में रखते हैं। अब लेट्स सी कौन बच्चा इस चीज़ को आंसर कर सकता है। मैंने पहली बार जब ये वीडियो देखी जिसके अंदर वो पोटाशियम और सोडियम को कैरोसिन ऑयल से निकाल रहे थे और उसको कट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि उन्होंने उसको पानी में रखा हुआ था, बट पानी के अंदर रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। तो कैरोसिन ऑयल पानी जैसा क्यों दिखा मुझे? ब्लू कलर जैसा। चलो पहला ऑब्जर्वेशन आपका सही है, क्योंकि वो कलरलेस होता है। मिट्टी का तेल कलरलेस होता है, लेकिन जब हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो ब्लू कलर का मिलता है, क्योंकि उसमें डाई ऐड करती है सरकार, ताकि लोग उसको पानी ना समझ लें, पानी समझ के पीना लें। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न, डाई, नीले रंग की डाई ऐड करते हैं। दूसरा रीज़न मुझे वो पानी जैसा क्यों दिखा?
एक तो तुमने बता दिया कलरलेस होता है तो आपको पानी लगा, दूसरा रीज़न पानी जैसा क्यों लगा? कौन सी प्रॉपर्टी, वही जानना चाह रहा हूँ मैं भी, कौन सी प्रॉपर्टी? नहीं, केमिकल नहीं है उसकी वो। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से मुझे पानी और केरोसिन ऑयल में डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होती है? कौन सी डेंसिटी? सर दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल होती वेरी है। गुड बेटा, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत क्लोज है। अगर एक की 1.3 है तो दूसरे की 1.33 है, इतनी क्लोज है। इसलिए हम नॉर्मली पानी और केरोसिन को देख के डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ग्लास में भी दिख जाती है, डिपेंड करते क्रिटिकल एंगल, किस एंगल से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको। पानी के अंदर मतलब ऐसे तो रिफ्लेक्शन तुम्हें बहुत चीज़ों में दिख जाती है, डिपेंड करता है आप ऑब्जर्व कैसे कर रहे हो उसे। हो गया, यहाँ तक समझ आ गया? लिख लिया सबने? जब वो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है हर एक कलर की सेम स्पीड होती है। वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है, आई थिंक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। नहीं, यही था, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम है। फ्रीक्वेंसी बहुत सेम मतलब चेंज होती है। चेक कर लो ये रुक जा, एग्जांपल देंगे तो ये आंसर है सेम स्पीड होती है। एग्जांपल करते हैं, चलो डिस्कस, पहले इसको देखो देखो बेटा। फटाफट अगला रिएक्शन लिखो, चलो सेकंड रिएक्शन लिखो। मैग्नीशियम विद एयर बना के दिखाओ, चलो अपने आप, इतने में आंसर देखता हूँ। मैग्नीशियम विद एयर, हाँ जी, करो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। बेटा सही दिया था मैंने आंसर, स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मुझे करना बॉयलर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है ना। क्या बॉयलर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। देखता हूँ मैं, ये करो। ठीक लिखा दिया। वो तो वैसे भी आ जाएगा आर्यन, हमने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था, S इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स न्यू, यही पढ़ा था रिलेशन लास्ट ईयर। तो स्पीड किससे रिलेटेड है? वेवलेंथ से रिलेटेड है। स्पीड वेवलेंथ से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तू कहना चाह रहा है कि वॉयलेट की सबसे ज़्यादा हो, आई थिंक रेड की होगी अगर इस फॉर्म, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। बेटा सही था आंसर, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है? तो ज़्यादा स्पीड किसकी हुई? रेड की। सबसे कम स्पीड किसकी हुई? वॉयलेट की। ये बना लिया तुमने रिएक्शन? अब फिजिक्स नहीं पूछूंगा मैं इसका, बताओ। mg प्लस O2 is equal to MgO बैलेंस करके लेगा 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 mgO। ये देख, मेरे प्रोफेसर की याद आ गई, मेरे को रट्टा मार के आया हुआ है। 2 mgO पहले ही बोल दे, पहले mgO बोल फिर बैलेंस करवा। और MgO बोल रहे थे आपने, तो यहाँ पे भी बोल देता 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 mgO अब तो Mg बोल रहे थे रट्टू। और mgO को जब पानी में डालते हैं तो क्या बनता है बेटे? वेरी गुड, MgOH होल ट्वाइस हीट भी देगा इसके साथ बनेगी बेटा। Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव फॉर्म्स MgOH होल ट्वाइस। बैलेंसिंग देखना है इसकी, सही है? हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो, हो गया बैलेंस। चलो अगला लिखो रजे। दो सेकेंड।
साथ साथ नेचर भी लिख रहे हैं ना उसका। जो मेटालिक ऑक्साइड है वो क्या है नेचर में, बेसिक है। अगला लिखो रजन, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एयर, एल्यूमिनियम विद एयर, करो बेटा रिएक्शन, बना के दिखाओ अपने आप। Air plus O2 gives Al2O3. लिख ले यार। ठीक है, लिखें इसके बारे में। एल्यूमिनियम, अच्छा इसके साथ ना एक ब्रैकेट में और बात लिख लो रजे, सबके लिए मिस हो गया है। यहाँ से शुरू करना है, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लेना बर्न्स इन एयर। बर्न्स मतलब जल जाता है, बर्निंग जब होती है तो फ्लेम बनती है, बर्न्स इन एयर। ये एडिशनल बात लिख लो, बर्न मतलब फ्लेम दिखेगी आपको, ज्वाला दिखेगी, लपटें दिखेंगी उसकी जलती हुई, तो ये बर्न्स इन एयर आएगा। पोटाशियम के केस में भी बर्न्स इन एयर आएगा। रेसिड्यू कुछ है हुई। रेजिड्यू यही तो है, ऐश नहीं, ये K2O, जलने के बाद पोटाशियम ऑक्साइड ही तो बन रही है उसकी। ठीक है, मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट याद है, तो इसके लिए भी लिख लो बर्न्स इन एयर। एल्यूमिनियम का भी लिख लेना बेटा, इट ऑल्सो बर्न्स इन एयर, इट ऑल्सो बर्न्स इन एयर। आग पकड़ सकता है ये, पाउडर बना सकता है। क्या बनेगा रजे रिएक्शन, Al Al3 प्लस O2 गिव्स, एल्यूमिनियम का होता है बेटा Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम इज 3 पॉजिटिव, O इज 2 नेगेटिव, कंबाइंस टू फॉर्म Al2O3। बैलेंस कर लो इसको, यहाँ ऑड है 2 पे तो ये 2 पे आ गया 6, ये 3 पे आ गया 6, ये 4 पे आ गया Al। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब इसके लिए स्पेशल, चलो इसके साथ साथ ना जिंक का भी लिख लो, फिफ्थ केस, जिंक विद एयर। हाइड्रोक्साइड नहीं करेंगे इसका, तो और रिएक्शन बढ़ेंगे। लिखो जिंक विद एयर में लिखो बेटा, जिंक रिएक्ट्स विद, जिंक डज नॉट, ऐसे लिखना, जिंक डज नॉट बर्न इन एयर, जिंक, अच्छा नहीं सॉरी, इट बर्न्स बट ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जिंक बर्न्स इन एयर only on strong heating। तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, जिंक की Zn प्लस O2 गिव्स, नहीं, Zn का होता है बेटा Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन का होता है 2 नेगेटिव, तो क्या बनाएगा ZnO। बैलेंस के लिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, डन। अब तुम्हारे कोर्स में बेटा ये दो जो ऑक्साइड्स हैं ना, ये स्पेशल केसेस हैं, लिखो एडिशनल बात है इनके लिए, लिखो बोथ ZnO, बोथ ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3
एल्यूमिनियम ऑक्साइड are called amphoteric oxide. They are called amphoteric oxides. That is, they show both acidic and basic characteristics. स्लैश कैरेक्टरिस्टिक्स ना लिख के नेचर लिख, वो दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी शो करते हैं और बेसिक भी शो करते हैं. इसका मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने में कैपेबल है. और यार ये 100 रुपए मीटर, हाँ 100 रुपए मीटर ये नहीं मेरे को पता. एसोसिएट डिपेंड करता है कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है. अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, बेस बन के. अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड बन के. अकेले पड़े हैं मतलब, तो उनका अलग नेम दे दिया ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल दिया उनको. चलो बनाओ बेटा रिएक्शन इसका. लिखो सबसे पहला, चारों का लिखवाऊंगा मैं एक एक एग्जांपल लेके. एल्यूमिनियम Al2O3 रिएक्ट्स विद, किसके साथ करवाऊँ बोलो, HCl या H2SO4. चलो H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बनाएगा बेटा, Al चला गया SO4 के पास, H2 आ गया O2 के पास, क्या बना Al. शाबाश. सर तो ये पानी में डिसोसिएट भी होते हैं. हाँ बेटा, ये पानी में डिसोसिएट भी होते वैसे हैं. ये जो रिएक्शन होंगी ना, ये वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉलिड फॉर्म में नहीं होगी, हमेशा एक्वस फॉर्म में होगी. तो डिसोसिएशन ऑफ आयंस तो इज ऑलवेज देयर. जब वो रिकॉम्बिनेशन होगा, पहले आयन टूटेंगे फिर दोबारा कैटायन एंड आयन कंबाइन करेंगे, तो डिसोसिएशन के बेसिस पे ही होगा. ओके सर. Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O. बेटा बैलेंस करवाओ इसको. चलो SO4 के कितने आ गए इधर, SO4 के कितने आ गए, 3. यहाँ पे SO4 के कितने हैं, कितने हैं यहाँ पे, 1. तो इसको 3 से कर दे मल्टीप्लाई. एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे भी 2 थे, बैलेंस है. तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस. ठीक है. अगर यही, इसका नाम क्या होगा लिख लोगे अपने आप, एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर. ठीक है. अगर यही रिएक्शन में NaOH के साथ करवाऊँ, देखना, अगर Al2, देखते हैं किस बच्चे को याद है, मैंने लिखवाया हुआ है ऑलरेडी. NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, Al2OH. कुछ भी मत बोल. OH होल थ्राइस. नहीं गलत है, वो बता रही है सही. हाँ बेटा. हम्म. NaAlO2. क्या नाम होता है इसका, NaAlO2. जिंकेट होता है ये. नहीं, जिंकेट कहाँ से आ गया, मैं रिएक्शन एल्यूमिनियम की लिखवा रहा हूँ, जिंक कहाँ से आ गया, एल्यूमिनेट. क्या नाम आएगा इसका, NaAlO2. क्या नाम होता है, सोडियम एल्यूमिनेट. बैलेंसिंग देखो इसकी बेटा, एल्यूमिनियम के 2 हैं, एल्यूमिनियम के 2 आ गए, सोडियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया. ये बना कैसे? इसकी केमिस्ट्री नहीं है तुम्हारे कोर्स में. 2 + 3 5, 2 2 4 + 1 5, होगी बैलेंस. याद रखना है सोडियम एल्यूमिनेट एक्सेप्शनल केस है.
नहीं, मैं तो झक मारने के लिए लिखवा देता हूँ। कैसे से सवाल पूछते हो बेटे, इंपॉर्टेंट केस है, बोला मैंने, याद कर लो, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। नहीं फिर एक एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, एग्जाम्पल से ही करोगे ना। यार तभी तो उसका एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर जस्टिफाई होगा, एक ही चीज़ थोड़ी दिखानी है। विश्वजीत लिख लिया अजय? चलो अगला लिखो, जिंक के लिखो दोनों रिएक्शन। जिंक के लिए लिखो, जिंक Zn जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद, अब HCl के साथ करवा रहा हूँ, चलो बनाओ, क्या बनेगा। ZnCl2 plus H2O वेरी गुड, क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2, 2HCl तो यहाँ पे 2HCl आ जाएगा। ZnO प्लस NaOH, ये तुम्हारे सबसे ये दूसरे चैप्टर का सवाल है। कुछ नहीं याद है तुम्हें, पता नहीं, कोई टॉपर नहीं मेरे को तुम में से नज़र आता कि कोई कहते हाँ सर मैं तो 80 ऑन 80 ले लूँगा। Na2ZnO2 सेकेंड चैप्टर में लिखवाया था, ये भी बताया था एक्सेप्शन ध्यान रखना, यहाँ पे AlO2 होता है और यहाँ पे स्पेशली Na2ZnO2 होता है। इसका नाम क्या होता था, सोडियम जिंकेट। किसी ने सैम्पल पेपर देखे हैं खोल के? क्या डिफरेंस है लास्ट ईयर से और अभी? साइंस का भी अलग अलग सेक्शन में हो गए, फिजिक्स, इतना केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कसम से मेरा फेवरेट स्टूडेंट यही है, तुमसे ज़्यादा अवेयर है इन चीज़ों में। पहले एक पेपर मिक्स आता था, हर क्वेश्चन रैंडम होता था, कभी फिजिक्स का आ गया कभी केमिस्ट्री का आ गया, अब सेक्शन वाइज हो गया हो, सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ बायो, सिर्फ केमिस्ट्री अलग अलग हो गई है। तो चेकर को भी आसानी है और अटेम्प्ट करने वाले को भी आसानी है कि मेरे को पहले क्या अटेम्प्ट करना है, मेरे को क्या चीज़ अच्छे से आती है। कैसे अटेम्प्ट करोगे पेपर, स्ट्रैटेजी सुनूँ मैं तुम्हारी। जौन सा आता है पहले वो क्वेश्चन वाइज थोड़ी करना है, सेक्शन वाइज करना है। पहले बायो हाँ तो कौन सा करोगे, पहले बायो तेरी बायो है पहले, तू कैसे करेगी केमिस्ट्री। हाँ जी बायो, मेरे को भी ये लग रहा है कि बायो सेफेस्ट चॉइस है पहले करना, क्योंकि बायो में तुम रट्टा मार के जाते हो तो एनर्जी भी बहुत होती है, बायो में चीज़ें भी डिटेल में लिखनी होती हैं। तो ओपनिंग करो बायो से, फटाफट जो आता है सारा डिटेल में समझा दिया, पॉइंट अंडरलाइन कर दिए, पॉइंट्स में आंसर लिख दिया। उसके बाद जब तुम थोड़ा थकना शुरू होगे, 1.5 घंटे का पेपर जब तुम्हारा 1 घंटे का हो जाएगा, तो केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा लिखने का काम नहीं होता, अप टू दी मार्क बात करने का होता है। फिर आओ लास्ट में फिज़िक्स पे, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे, रे डायग्राम्स आएंगे और थियोरी आएगी, तो तब तक तुम लिख लोगे, मतलब मैनेज कर लोगे इतना, ठीक है। चलो आज के लिए यहीं पे कट ऑफ करते हैं क्लास अपनी, परसों मिलेंगे।